Hello and welcome to Notebook IS. My name is Mansi. Today is 9th August and we are here to discuss some current news from The Hindu. So let's begin. आज के हमारे जो टॉपिक्स है जो डिस्कस करेंगे हम वो है पहला टॉपिक है RBI holds repo rate at 6.5 for 9th time in a row. RBI ने जो है वो रेपो रेट जो है वो 6.5 पे होल्ड करके रखा हुआ है 9th टाइम इन अ रो. तो वो क्यों होल्ड किया है, रेपो रेट होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ये सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. यूपी टू रीएक्टिवेट एंटी रोमियो स्क्वाड टू चेक हरासमेंट. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एंटी रोमियो स्क्वाड जो है उसका एक एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, वो एंटी रोमियो स्क्वाड है क्या, ठीक है, क्यों एस्टैब्लिश किया था, किस चीज़ की हरासमेंट के लिए एस्टैब्लिश किया था, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ठीक है. वायरल एंसेफेलाइटिस आउटब्रेक क्लेम्स 73 लाइव्स इन गुजरात. गुजरात में वायरल एंसेफेलाइटिस जो है वो वायरल फैला हुआ है, उसने 73 लाइव्स अभी तक क्लेम की है. ठीक है, 73 लाइव्स जो है वो अभी तक ले चुका है. तो ये वायरस होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है, किस में देखा जाता है, किन में देखा जाता है, सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ठीक है. कर्नाटका में लूज आउट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशंस ग्रांट इफ लोकल बॉडी पोल्स आर नॉट हेल्ड सून. कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो अपने हाथों से गवा देगी, उसका बेनिफिट्स गवा देगी. ठीक है, अगर उन्होंने लोकल बॉडी पोल्स कंडक्ट नहीं करे, तो जल्दी ही कंडक्ट नहीं करे तो वो अपने हाथों से इसके बेनिफिट्स गवा देगी. अब 15th फाइनेंस कमीशन है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स है, किस लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन इंक्लूडेड होता है, 15th क्यों है ये, इसके पहले के कौन से फाइनेंस कमीशन थे, उसमें क्या सजेशंस दिए गए थे, सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ठीक है. TDP मीट्स रिजॉल्व्स टू रिवाइव जन्मभूमि स्कीम इन AP, डिस्कसेस अमरावती प्लान. अब जन्मभूमि प्लान है क्या, जन्मभूमि स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है वो कंडक्ट की थी, लॉन्च की थी, तो वो है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अर्शद्स 92.97 मीटर डीथ्रोन्स नीरज चोपड़ा. पिछले ओलंपिक्स में 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा जी है, उन्होंने जो है वो गोल्ड हासिल किया था इंडिया के लिए. इस बार जो है नीरज चोपड़ा अपना गोल्ड मेंटेन नहीं कर पाए, उन्हें सिल्वर मिला है. ठीक है. अब और फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला है, अर्शद को. अर्शद जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे उन्हें मिला है. उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड भी इस्टेब्लिश कर दिया है. ठीक है, तो वो क्या रिकॉर्ड है, ठीक है, नीरज को कितने पॉइंट से उन्होंने हराया, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल अच्छे से डिटेल में स्टडी करने से पहले कल के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो एक बार देख लेते हैं. एस विनेश फोगाट, अ प्रोमिनेंट इंडियन स्पोर्ट्समैन, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. विनेश फोगाट जो है, जो कल न्यूज़ में थे, जिनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. आपको पता ही है विनेश फोगाट का जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था ओलंपिक गेम्स में. क्यों हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन, किस वजह से हुआ था, कल के हमने लेक्चर में डिस्कस किया है. आपको एक और बार फिर रिवाइज करना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. ठीक है. उनका जो स्पोर्ट था वो रेसलिंग था. ठीक है, रेसलिंग में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था बिकॉज़ वो 100 ग्राम्स जो है वो ओवरवेट हो गई थी. ठीक है, 100 ग्राम्स ओवरवेट होने की वजह से जो है उस मतलब जिस दिन फाइनल्स थे, जिस दिन उनका मैच था, उस दिन वो सस्टेन नहीं कर पाए उनकी वेट कैटेगरी. इस वजह से जो है उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा और उन्होंने उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में जो है वो रिटायरमेंट ले ली है रेसलिंग से. ठीक है, रिटायरमेंट मतलब नहीं वो ले पाई वो इस चीज़ को, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है. तो वो रिलेटेड है रेसलिंग से, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में. ठीक है. हु हैज़ बिन अनाउंस्ड टू लीड द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश आफ्टर आउटस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना. अब बांग्लादेश के जो
एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके जो है बांग्लादेश को छोड़ने के बाद, उनके रेजिग्नेशन के बाद किसने जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने का फैसला लिया है? कौन है इसमें से? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इन्होंने जो है ये जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को जो है इंटरिम गवर्नमेंट याद रखिए, उसको लीड करेंगे। अंडर पॉस्को एक्ट 2012 द टर्म चाइल्ड रेफर्स टू एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ व्हाट? अब पॉस्को एक्ट के तहत चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड को किस एज लिमिट तक कंसिडर किया सकता है कि ये चाइल्ड है? 18 ईयर्स। अंडर 18 जो भी है उनको चाइल्ड कंसिडर किया जाता है, माइनर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? कल ही हमने देखा था कि चंद्रयान 3 के जो साइंटिस्ट है और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस मिशन में, ठीक है, रिसर्चर्स वगैरह, उनको जो है वो एक चंद्रयान की पूरी टीम को जो है वो अवार्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, अवार्ड क्या मिलेगा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो अवार्ड मिलने वाले हैं, अवार्ड से वो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो वो ये अवार्ड जो है विज्ञान पुरस्कार, ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मतलब वो कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसकी देखरेख करती है, कौन सी मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किसको मिलेगा? ठीक है, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट कौन से होंगे वो भी ये डिसाइड करती है। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे आंसर्स जो है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर लेक्चर में क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि आपकी जो टॉपिक की जो समझ है वो अच्छे से बने, अच्छे से बढ़े टॉपिक की समझ, क्योंकि एक MCQ सॉल्व करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि कितना समझ सके है उस टॉपिक से। ठीक है, आज के हम डिटेल डिस्कशन पे आ जाते हैं। RBI होल्ड्स रेपो रेट एट 6.5 फॉर 9th टाइम इन अ रो। अब RBI ने जो है, ये RBI गवर्नर है, ठीक है, शक्तिकांत दास। RBI गवर्नर का नाम याद रखिएगा, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है RBI गवर्नर का। RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का पोर्शन जो है वो एक कवर करती है ये। ठीक है, RBI का गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये याद रखिएगा अच्छे से। अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रेपो रेट what is it? The repo rate is interest rate at which Reserve Bank of India lends money to commercial bank. Reserve Bank of India जिस रेट पे जो है वो, जिस इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देती है या पैसे देती है, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? करंट रेपो रेट क्या है? 65%, 6.5%। ठीक है, 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ में जो है RBI कमर्शियल बैंक्स को जो है वो लोन्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करवाती है या उनको मनी देती है। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, व्हाट इज इट? रिजर्व रेपो रेट इज अ रेट इंटरेस्ट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ये है जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI कमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, ठीक है, पैसे लेती है, उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, करंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? 6.25। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट से हम थोड़ा सा कम ही रहता है हमेशा। ठीक है, बैंक रेट, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ना मतलब CSR, SLR, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे मतलब बहुत आती है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में है तो आप इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आगे वो भी न्यूज़ में आएगा, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो कवर करता है। ठीक है, ये सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक है ये, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, और करंट रेट क्या है वो भी पता होना चाहिए, कैसे हेल्प करते हैं ये इन्फ्लेशन में, वो सब भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बैंक रेट क्या है? व्हाट इज बैंक रेट? द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी। किसी सिक्योरिटी के बिना RBI जब कमर्शियल बैंक्स को जो है वो मनी लेंड करती है, ठीक है, मनी देती है, पैसे देती है विदाउट एनी सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी सिक्योरिटी। ठीक है, RBI
विदाउट एनी सिक्योरिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके डेफिनेशन में। विदाउट एनी सिक्योरिटी जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जो है वो पैसे देती है उसको जो है बैंक रेट कहते हैं, ठीक है, बैंक रेट। सिक्योरिटीज़ में क्या आता है, बॉन्ड्स आते हैं, कोलैटरल बॉन्ड्स और वो सब सारी चीज़ें आती है, ठीक है। करंट बैंक रेट क्या है 6.75। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इन्फ्लुएंस इन लेंडिंग मनी, ये ठीक है, ये इतना जान लीजिए आप, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। अब रेपो रेट के ऊपर, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर, एसएलआर के ऊपर, सीएसआर के ऊपर ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स है, उसको समझने में, उस मतलब चीज़ें क्या चल रही है वर्ड उसको पता होनी चाहिए आपको। वो सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हो, ये सारी टर्म्स आपको जब पता होती है, ये सारी चीज़ें, इनके फिगर्स जब आपको पता होते हैं तो आपको पता चलता है कि इकोनॉमी बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीएसआर वगैरह पे, तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यूज को तो आपको पता ही होना चाहिए कि पिछले साल में कितना पूछा है इस टॉपिक से रिलेटेड, कितनी बार पूछा है, क्या पूछा है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थीम्स में से आता है ये एक टॉपिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Repo rate is the rate at which Reserve Bank of India gives loans to commercial bank. Reverse repo rate is the rate at which RBI borrows money from commercial bank. Bank rate is charged by commercial bank from public for loans. Repo rate is the rate at which RBI allows small loans in the market. अब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है वो आपको बताना है, ठीक है। पढ़िए, इससे पता होना चाहिए आपको क्या है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था इसके बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेपो रेट इज रेट एट विच रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखिए, डेफिनेशन में ही क्वेश्चंस है, मतलब डेफिनेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक फॉर्मेट लेके चलेंगे तो आपको सारे डेफिनेशंस पता होंगे। रिजर्व बैंक रेट एट विच द बैंक लेंड मनी, ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है वो आपको बताने हैं, ठीक है, बताइएगा। और ये सारे डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? यूपी टू रीएक्टिवेट एंटी रोमियो स्क्वाड टू चेक हरासमेंट। अब एंटी रोमियो स्क्वाड है क्या, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट थी, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, एक एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो इस्टेब्लिश करवाया था, जो पेट्रोलिंग करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर वुमेन हरासमेंट के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, वहाँ पर एक बॉडी है, मतलब जनरली अगर बोला जाए तो वो बॉडी रेगुलेट करती है इन सारी चीज़ों को, मॉनिटर करती है कि सारी चीज़ें मतलब कम हो, प्रिवेंट हो, ठीक है। इससे जो है डेफिनेशन जान लेते हैं। द एंटी रोमियो स्क्वाड इन उत्तर प्रदेश फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 वाज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट हरासमेंट फॉर वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस। वुमेन की हरासमेंट होती है जब उसे छेड़खानी वगैरह होती है रोड पे, या फिर रात के वक्त वुमेन सेफ़ नहीं होती है, ठीक है, घर जाते वक्त उनको सेफ़ नहीं लगता है सुनसान रोड पे, तो ये सारी जगह पर जो है ये स्क्वाड को जो है वो बिठाया जाता है, पेट्रोलिंग करवाई जाती है उनसे, ताकि वुमेन सेफ़ फील करे, ताकि ऐसी कोई घटना ना घटे, ठीक है। Particularly around schools and colleges, this squad focuses on addressing incidents of eve teasing and ensuring safety of women by patrolling areas where such activities are common. पेट्रोलिंग करते हैं, पुलिस का एक स्क्वाड होता है, पुलिस की गाड़ी होती है, उनसे पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर मोस्ट कॉमन जगह है जहाँ पर ऐसे ईव टीजिंग वाली हरकतें होती है, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं ताकि ऐसा कुछ हो ना, ठीक है।
Recently, anti-Romeo squad has been in news because Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ordered the reactivation of this squad. This decision comes as a part of broader emphasis on women's safety across state. योगी आदित्यनाथ जी ने इसे रीएक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया है. रीएक्टिवेट क्यों करना है? वुमेन्स सेफ्टी के खातिर इन्हें फिर से रीएक्टिवेट करवाना है उसे. ठीक है. During a visit to Ambedkar Nagar, the Chief Minister instructed local officials to ensure the squad are active again, reflecting the administration's ongoing commitment to combating harassment and maintaining public order. Public order को maintain करने के लिए, harassment को prevent करने के लिए जो है इन्होंने ये order पास किया है. की पॉइंट्स देख लेते हैं. की पॉइंट्स क्या है? द चीफ मिनिस्टर emphasized the need for a fear-free environment and prioritize women's safety. योगी आदित्यनाथ जी ने women's safety को prioritize करते हुए ये फैसला लिया है कि जो रोमियो स्क्वाड है उसे एंटी रोमियो स्क्वाड जो है उसे जो है फिर से रीएक्टिवेट करना चाहिए. ठीक है. विमेन की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए. एंटी रोमियो स्क्वाड है क्या? दे आर मेंट टू कर्ब ईव टीजिंग एंड प्रोवाइड greater security for women. It aims to take actions against boys found outside girls college involved in eve teasing and molesting girls student. But couple, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है शॉर्ट में. अब इसके बारे में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. एंटी रोमियो स्क्वाड के क्या फंक्शंस हैं, क्यों उसे रीएक्टिवेट करवाया गया, वुमेन सेफ्टी. वुमेन एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है. ठीक है. यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन हर साल वुमेन के बारे में आता ही आता है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है. तो मैंने एक क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया है, इसे प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर. डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी रोमियो स्क्वाड इन एंश्योरिंग वुमेन सेफ्टी इन उत्तर प्रदेश. व्हाट चैलेंजेस डज इट फेस? अब एंटी रोमियो स्क्वाड के क्या चैलेंजेस हैं, क्या उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ठीक है. वो सब आपको इस आंसर में बताना है. ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? वायरल एनसेफेलाइटिस आउटब्रेक क्लेम्स 73 लाइव्स इन गुजरात. अब गुजरात में क्या हुआ? गुजरात इज गोइंग थ्रू इट्स वर्स्ट आउटब्रेक ऑफ चंद्रपुर वायरस एंड वायरल एनसेफेलाइटिस इन विच 73 पीपल हैव डाइड सो फार. 2 वायरस है. ठीक है. एक है चंद्रपुर वायरस और एनसेफेलाइटिस. अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है हम आगे देखेंगे. ये दोनों जो वायरस है उसके आउटब्रेक से क्या हुआ है? गुजरात में 73 लाइव्स क्लेम हुई है. 73 लाइव जो है वो जा चुकी है अभी तक. व्हाट इज एनसेफेलाइटिस? एनसेफेलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू often caused by viral infection, but it can also result from bacterial infection. बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फिर वायरल इन्फेक्शन से ब्रेन के टिश्यू का स्वेल होना, ब्रेन के टिश्यू का सूज जाना, इन्फ्लेमेट होना, उसको कहते हैं एनसेफेलाइटिस. ठीक है. उस कंडीशन को कहते हैं एनसेफेलाइटिस. टाइप्स ऑफ एनसेफेलाइटिस देख लेते हैं. इन्फेक्शियस एनसेफेलाइटिस वायरल होता है, ये बैक्टीरियल होता है, फंगल और पैरासिटिकल होता है. ठीक है. ये जो है इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन से क्रिएट होता है. Autoimmune encephalitis occurs when the body's immune system mistakenly attacks healthy brain cells. Example, anti-NMDA receptor encephalitis. क्या होता है ना, ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस में क्या होता है? बॉडी जो है वो मतलब इम्यून सिस्टम जब अच्छे से वर्क नहीं करता है तो बॉडी अट्रैक्ट करती है. ठीक है. गुड ब्रेन सेल्स को अट्रैक्ट करती है. तो गुड ब्रेन सेल्स को अट्रैक्ट करते वक्त ऐसा हो जाता है कि ये डिजीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेती है. ठीक है. ये डिजीज़ भी अट्रैक्ट हो जाता है, इस वजह से जो है ये दिखाई देता है. पोस्ट इन्फेक्शियस एनसेफेलाइटिस अकर्स आफ्टर एन इन्फेक्शन टिपिकली ड्यू टू बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स रादर देन द इन्फेक्शन इटसेल्फ. कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो आफ्टर इन्फेक्शन इसके पोस्ट इन्फेक्शन इसके इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. पोस्ट इन्फेक्शन जो है ब्रेन के टिश्यू का स्वेल होना, सब कुछ दिखाई देता है. ठीक है. जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तभी ये होता है. सिम्टम्स क्या है इसके?
माइल्ड सिम्टम्स फीवर, हेडेक, फटीग, मसल एक, ठीक है, ये माइल्ड सिम्टम्स है। सीवियर सिम्टम्स कन्फ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन, सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम विद स्पीच और हियरिंग, वीकनेस और पैरालिसिस इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेलुसिनेशन, सीजर्स, कन्फ्यूजन, ठीक है, हेलुसिनेशन मतलब जो कुछ भी चीज़ इमेजिन कर लेना, ठीक है। सीजर्स तो पता ही है आपको, कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन को समझ नहीं आता, कन्फ्यूज रहता है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ऐसे कुछ ये चीज़ करूँ, ये उठाऊँ कि बाजू मतलब इसके बाजू वाला उठाऊँ, थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें दिखाई देता है। ये सारे सिम्टम्स है इसके सिवियर सिम्टम्स। ये सिवियर सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो मतलब आपको जो है चेक करवाना चाहिए एंसेफेलाइटिस के लिए। प्रिवेंशन ऑफ एंसेफेलाइटिस, वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर सम वायरसेस दैट कॉज एंसेफेलाइटिस लाइक जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड एमएमआर, ठीक है। एमएमआर और जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए जो है वैक्सीन्स अवेलेबल है, ठीक है। ये क्योर हो सकता है ये 2 वैक्सीन्स लेने के बाद, ठीक है। अगर वैक्सीन्स लेंगे तो बॉडी में ये नहीं होगा, नहीं होने के चांसेस बढ़ेंगे। मॉस्किटो कंट्रोल, मैनी वायरसेस दैट कॉजेज एंसेफेलाइटिस आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो, एग्जांपल जापानीज एंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस। प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग रिपेलेंट, वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है। मॉस्किटो बाइट से भी ये होता है, ज़्यादातर इन्फेक्शियस जो एंसेफेलाइटिस होता है वो मॉस्किटो बाइट से फैलता है, ठीक है। तो मॉस्किटो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर हैंड वॉशिंग, मेंटेनिंग गुड हाइजीन कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दैट मे लीड एंसेफेलाइटिस। हाइजीन तो हर जगह होना ही चाहिए, अगर हाइजीन नहीं है, ठीक है, गंदगी है किसी जगह पर तो बीमारियां तो अट्रैक्ट करती ही है उस जगह को, तो हाइजीन इज़ मस्ट। Avoiding unnecessary contact. During outbreaks of virus infection, avoid contact with infected individuals and practice good respiratory hygiene. ठीक है, unnecessary contact, अगर किसी को ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड है तो unnecessary contact हमें उससे नहीं करना चाहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हम भी उससे इन्फेक्ट ना हो। Early treatment, if you suspect encephalitis, seek medical attention immediately. Early diagnosis and treatment can reduce the severity of disease and prevent complications. Early treatment इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिम्टम्स समझ आ रहे हैं कि ये सिम्टम्स है एंसेफेलाइटिस के, तो आप जाके अपने आप को टेस्ट करवा सकते हो। टेस्ट करवाने के बाद जो है वो नेसेसरी ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हो, ठीक है, बट सिम्टम्स को याद रखिएगा। What is चंदीपुरा वायरस? अब चंदीपुरा वायरस है क्या? चंदीपुरा वायरस is a viral pathogen belonging to family which is also included in rabies virus. It was first identified in 1965 in the village Chandipura in Maharashtra, India. The virus primarily affects children and can lead to encephalitis, inflammation of brain, which is often fatal. चंद्रपुरा वायरस जो है वो बच्चों में दिखाई देता है, ठीक है। बच्चों में चंद्रपुरा वायरस के इन्फेक्ट होने के बाद जो है वो एंसेफेलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज उसकी एंसेफेलाइटिस होती है चिल्ड्रन में, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ चंद्रपुरा वायरस इन्फेक्शंस. Chandrapura virus infections typically presents as acute encephalitis syndrome (AES). It is categorized on the basis of severity and symptoms. Mild infections. Some individuals may experience mild flu-like symptoms. ठीक है, mild infection में क्या होता है, flu-like symptoms होते हैं, ठीक है, फीवर आना, हेडेक, नोशिया, ठीक है, कोल्ड, कफ, ये सारे जो है वो फ्लू के सिम्टम्स है. सीवियर इन्फेक्शन, दिस कैन लीड टू सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एंसेफेलाइटिस एंड ऑफन रिजल्ट इन डेथ, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन. ये वायरस का सीवियर इन्फेक्शन जब होता है तब या तो एंसेफेलाइटिस होता है उन बच्चों को, या फिर क्या होता है, या फिर उनकी सीवियर डेथ होती है, ठीक है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हमें देखने मिलते हैं इसमें. सिम्टम्स ऑफ चंद्रपुरा वायरस इन्फेक्शन. सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड इलनेस.
एडवांस सिम्टम्स क्या है? सीजर्स, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड और कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियस, कोमा, रैपिड प्रोग्रेशन टू एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इससे मतलब रिलेटेड है कि चंद्रपुरा वायरस में क्या होता है, उसका जब नेक्स्ट स्टेज बढ़ता है, अगर सीवियरनेस बढ़ जाए तो बच्चों में एनसेफेलाइटिस देखने मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन देखने मिलता है। ठीक है। प्रिवेंशन, अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वेक्टर कंट्रोल, द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय sand flies, so controlling these insects is crucial. sand flies से जो है ये वायरस फैलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फैलता है। तो इसका sand flies का अगर कंट्रोल हम रखें, ठीक है, हम इतना जल्दी इन्फेक्ट ना हो उनसे या इतना जल्दी कांटेक्ट में ना आए, तो जो है ये वायरस प्रिवेंट हो सकता है। एलिमिनेट ब्रीडिंग साइट्स ऑफ सैंड फ्लाइज बाय मैनेजिंग वेस्ट एंड मेंटेनिंग क्लीन सराउंडिंग हाइजीन मेंटेन करने से जो है ये थोड़ा प्रिवेंट हो सकता है। सैंड फ्लाइज उसे नहीं आएंगे तो वो इवेंचुअली जो है आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, अवेयरनेस कैंपेन कैन हेल्प एजुकेट द पब्लिक अबाउट रिस्क एंड सिम्टम्स ऑफ चंद्रपुरा वायरस। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स कराने के बाद जो है वो पब्लिक को पता चलेगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, इससे क्यों दूर रहना चाहिए, क्या कितना सिवियरिटी है इसका, ये सब कुछ पता चलेगा। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली इफ सिम्टम्स ऑफ एनसेफेलाइटिस अपीयर। एनसेफेलाइटिस के हल्के से भी सिम्टम्स अगर अपीयर हो आपके शरीर में, तो इस वायरस के लिए जो है मेडिकेशन जो है वो आप तुरंत करिए, ताकि जो है ये वायरस ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि एनसेफेलाइटिस इसका नेक्स्ट स्टेज होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। बच्चों में ये देखा जाता है, ज़्यादातर ये वायरस बच्चों में देखा जाता है। तो while there is no specific antivirus treatment for Chandripura virus, supportive care can help manage symptoms and improve chances of survival. ठीक है, सिम्टम्स को अगर अर्ली ट्रीटमेंट करें सिम्टम्स का, ठीक है, तो जो है डेथ्स वगैरह जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाइवल जो है वो हो सकता है पेशेंट का। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम देखते हैं। Acute encephalitis syndrome is often reported in certain regions of India. Which of the following is major cause of AES? ठीक है, इसका आंसर आप बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कल आके मैं ये डिस्कस करूँगी। अगला देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हमें बताता है कर्नाटका में लूज आउट ऑन 5th फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट्स इफ लोकल बॉडी पोल आर नॉट हेल्ड। अगर लोकल बॉडी पोल्स जो है वो नहीं हुए तो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कर्नाटका को दिए गए ग्रांट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? 15th फाइनेंस कमीशन क्या है वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में 15th फाइनेंस कमीशन of India is constitutional body established to define financial relation between central government and state government। अब सेंटर और स्टेट में जो रिलेशन है, ठीक है, जो फाइनेंस रिलेशन है वो ये बॉडी जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो बताता है। 15th फाइनेंस कमीशन, अब जो है 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है। द कमीशंस प्राइमरी रोल टू रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन देम। टैक्स रेवेन्यू प्राइमरी गोल क्या है? टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ठीक है, बताना कि टैक्स रेवेन्यू इतना होगा। एंड देन डिटरमाइन प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट कवरिंग द period from 2020 to 2025. The 15th Finance Commission chaired NK Singh, NK Singh जो है इसके चेयर मेंबर है, made severe recommendations that focuses on equitable distribution of resources। ठीक है, equitable distribution of resources सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंस के जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो रिलेशंस होते हैं उसे मेंटेन करना इस बॉडी का, इस कमीशन का जो है वो प्राइमरी एम है, रेकमेंड करना चीज़ें। ठीक है, ये प्राइमरी एम है। इसका की फीचर्स देख लेते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस रिफर्स टू अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। द 15 रेकमेंड 41 of the central tax revenue
बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट। वर्टिकल, अब देखो दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, ये होता है रिसोर्स एलोकेशन पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि 15th फाइनेंशियल, इसने जो है 41% ऑफ 41% ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टेट्स में, ठीक है, ये बताता है हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज अमॉन्ग द स्टेट देमसेल्व्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन, इनकम, एरियाज, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में रिकमेंडेशंस और रिसोर्सेज हमें पॉपुलेशन, इनकम, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे जो रिसोर्सेज है वो बताते हैं, जो एडवाइजेस है वो देते हैं ये बॉडी, ठीक है। ग्रांट्स इन एड, द कमीशन रिकमेंडेड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड लोकल बॉडीज। अब कुछ ग्रांट्स इन एड होते हैं, वो रेकमेंड कमीशन ने जो है वो ये इस वजह से रेकमेंड किए गए हैं, अगर कोई पार्ट, कोई स्टेट में डिज़ास्टर हो गया, कोई स्टेट, जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लैंडस्लाइड हो गया था, तो ऐसा मैसिव अगर डिस्ट्रक्शन वाला कभी देखा जाए, डिज़ास्टर कोई देखा जाए, तो उसमें जो है वो फाइनेंशियल एड या फिर कोई और जो एड उन्हें ज़रूरत है उस वक्त, तब जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, इस वजह से ग्रांट्स इन एड दिया हुआ है। लोकल बॉडी ग्रांट्स, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्रांट्स वाज एलोकेटेड टू लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक सैंक्शंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को एक स्पेसिफिक ग्रांट हर बार दिया जाता है, ताकि जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पीने वाला पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ का जो है वो मैनेजमेंट सही से हो, ठीक है, उसके लिए ग्रांट दिए जाते हैं, ठीक है। वो मतलब कंफर्म ग्रांट्स होते हैं कि ये तो देंगे ही देंगे, और अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो कोई डिज़ास्टर वगैरह अगर हो गया कोई स्टेट में, तो उसमें जो है उस साल उनको एक्स्ट्रा ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिक ग्रांट्स है ये। टाइड ग्रांट्स, दीज आर इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को अगर किसी साल अगर ड्रॉट आ गया किसी स्टेट में, ठीक है, और वाटर सप्लाई नहीं हुई सही से, तो उस वक्त क्या है, टाइज ग्रांट जो है, टाइड ग्रांट्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें कि जो है एक्स्ट्रा थोड़े बढ़ा के ग्रांट्स दिए जाते हैं उस स्टेट को। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ सेक्टर में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसका क्या जो रिकमेंडेशन है वो क्या है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, द 15th फाइनेंस कमीशन स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर दी हेल्थ केयर फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। द एस्टैब्लिश हेल्थ केयर के लिए क्या है ना, इस साल जो है मतलब इम्प्रूव करने के लिए, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की हर जगह पर ज़रूरत होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% परफेक्ट हो गया कोई चीज़, तो इम्प्रूवमेंट के लिए लोकल मेडिकल्स जो है या फिर जो हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, मेडिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं। Disaster management grants, to enhance the capacity of states to deal with disasters, the commission recommended grants for disaster risk management के लिए grants प्रस्तुत किए जाते हैं, grants दिए जाते हैं कि अगर कोई किसी स्टेट में अगर कोई डिज़ास्टर अगर हो गया, जैसे हमने देखा था वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो है लैंडस्लाइड हो गया था, वैसा अगर कभी कोई डिज़ास्टर देखने मिलता है तो उस साल उस स्टेट को जो है एक्स्ट्रा ग्रांट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, ठीक है, introduce performance-based incentive for state that achieve specific outcomes such as improving power sector efficiency, implementing agricultural reforms, enhancing government in local bodies। अगर किसी साल कोई स्टेट जो है उनके गोल्स को अचीव करता है और जो है मतलब अच्छा करता है उस फील्ड में, उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो टारगेट्स को अचीव करता है, तो उन्हें जो है वो देते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स जो है वो देते हैं, इंसेंटिव्स जो है वो देते हैं। इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंस का क्वेश्चन आना इस पे लाजमी है, ठीक है। डिस्कस द की रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। हाउ डज रिकमेंडेशन एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इसके
15 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उससे क्या चैलेंजेस हमें फेस करने मिलेंगे वो हमें इस आंसर में बताना है। ये आंसर ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी को जो है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताता है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। टीडीपी मीट्स रिजॉल्व्स टू रिवाइव जन्मभूमि स्कीम इन एपी, डिस्कस अमरावती प्लान। अब आंध्र प्रदेश में जन्मभूमि स्कीम जो है वो उसके जो टारगेट्स है वो रिजॉल्व किए गए हैं, तो वो हमें जानना है कि जन्मभूमि स्कीम क्या है। आगे देखते हैं जन्मभूमि स्कीम के बारे में। जन्मभूमि स्कीम वॉज incentive launched by government of Andhra Pradesh in 1996 under leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu. The scheme aimed to promote particularly participatory governance, community involvement and the decentralization of development activities to grassroots level. The core idea was to involve local communities directly into the planning and implementation of development projects, thereby fostering sense of ownership. जो इस जन्मभूमि स्कीम का जो मेन मोटिव था या मेन उसका एस्टैब्लिश होने का जो रीज़न था वो ये था कि जो लोकल बॉडीज़ है उनको वो जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहे, किस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहे, इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में, ठीक है, डायरेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, देयर बाय फॉस्टरिंग सेंस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की मतलब जैसे लोकल कम्युनिटीज़ जो होती है या लोकल बॉडीज़ जो होती है उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट दिखे। कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो उसमें वो अपने रिकमेंडेशंस दे, अपने सजेशंस दे, या जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके बारे में बताए, ताकि हम जो है प्रोजेक्ट को अच्छे से जो है वो मतलब प्रोजेक्ट को जो है वो अच्छे से कंडक्ट कर सके। तो ये जन्मभूमि स्कीम का मेन मोटो था। की फीचर्स ऑफ जन्मभूमि स्कीम जान लेते हैं। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये मेनली ये गवर्नेंस के लिए जो है जन्मभूमि स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। द स्कीम emphasize the active involvement of community in discussion making process, particularly in identifying the prioritizing developmental needs. मतलब डेवलपमेंटल नीड्स जो है उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए ये जो स्कीम है वो लाई गई थी। लोकल कम्युनिटीज़ एंड ग्रांट एंड ग्राम सभास विलेज असेंबलीज वर इंटीग्रेटेड टू स्कीम serving platform for citizens to voice their concerns and suggest solution. लोकल कम्युनिटीज़ को ऊपर आके अपने सजेशंस, अपने कम्युनिटी के बारे में जो वो बैकलैशेस फेस कर रहे हैं वो आके उन्हें बताने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म ये बनाया गया था जन्मभूमि स्कीम का, ठीक है। वहाँ पर आकर ये बता सकते हैं कि ये हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या ये इस चीज़ की नीड है, यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है या यहाँ पर कम्युनिटी में बैकलैशेस हो रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया था। Focus on rural development, decentralization. The scheme promoted decentralization by empowering local bodies such as panchayats to take more active role in development process. पंचायत्स वगैरह जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने बढ़ाई ताकि वो डेवलपमेंट प्रोसेस में जो है वो प्रायोरिटाइज करे, उसे डेवलपमेंट प्रोसेस में आके हेल्प करे, ठीक है। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डेवलप्ड टू लोकल लेवल टू एंश्योर decisions could be made more efficiently and closer to affect communities. Communities को अच्छे से अफेक्ट होने वाले decisions जो है वो बना सके, इस वजह से भी एक ये भी ऑब्जेक्टिव था। जन्मभूमि वीक्स, स्पेशल वीक नोन एज जन्मभूमि वीक्स वर ऑब्जर्व्ड periodically during which government officials along with local leaders and citizens would engage in intensive development activities and review the प्रोग्रेस ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। एक स्पेशल जन्मभूमि वीक जो है वो जो है वो कंडक्ट किया जाता था जिसमें जो लीडर्स है, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन के लीडर्स है वो आके जो प्रोजेक्ट्स या फिर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइज डेवलपमेंट्स हुए हैं उसे मॉनिटर करते थे, उसे देखते थे कि ये सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, या जितना टारगेट्स बताया था उतने अचीव हुए हैं कि नहीं, उसे जन्मभूमि वीक बोला जाता है, ठीक है। आउटकम एंड इम्पैक्ट, अब इसका आउटकम क्या निकला, ठीक है, इम्पैक्ट और आउटकम देख लेते हैं।
एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ को जो है वो काफ़ी एम्पावरमेंट मिली है इस वजह से, और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव देखने मिला है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस भी काफ़ी सारी बढ़ी है। चैलेंजेस, डिस्पाइट इट्स सक्सेस द स्कीम ऑल्सो फेस चैलेंजेस सच एज अनइवन पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इशूज रिलेटेड टू सस्टेनेबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशूज़, अनवांटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, और कम पार्टिसिपेशन लोकल कम्युनिटीज़ का, अनइवन पार्टिसिपेशन, ठीक है, वो सब कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। आगे वाला आर्टिकल देख लेते हैं। अब ये नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर लाया है इस साल ओलंपिक्स में, और वो 89.45 जो है मीटर फेंक के जो है इन्होंने अचीव किया है जैवलिन थ्रो में। और ये अरशद है, ठीक है, अरशद नदीम है, उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। जब पिछले ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जी ने जब गोल्ड हासिल किया था, तब अरशद जी ने बोला था कि ये रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, और आज इन्होंने रोल मॉडल इंस्पिरेशन को ही बीट किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी की पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो इन्होंने जो है गोल्ड हासिल किया है नवीद जी ने, ठीक है। नवीद जी ने जो है 92.94 मीटर्स के डिस्टेंस पे जैवलिन थ्रो करके जो है वो गोल्ड हासिल किया है। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि लास्ट पाकिस्तान को जो है वो 1992 में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद से इन्होंने जो है उसके बाद से जो है पाकिस्तान के पास कोई मेडल ही नहीं आया, ठीक है। 1992 के बाद 2024 में जो है वो पाकिस्तान को अब जाके मेडल मिला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो आ जाता है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग था इनका जैवलिन थ्रो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अपने आप के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है, बाकी वर्ल्ड के लिए भी एक बेंचमार्क सेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। ये वन लाइनर्स की जो न्यूज़ है वो आ सकती है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 92.97 मीटर्स का जो है वो थ्रो अरशद जी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज जितने टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं उसके ऊपर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आने पॉसिबल है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है वो सारे टॉपिक्स। तो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और कल सुबह के सबसे पहले मैं वो ही डिस्कस करूँगी, इसके आंसर्स डिस्कस करूँगी, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंटी रोमियो स्क्वाड टू कॉम्बैट ईव टीजिंग? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ईव टीजिंग को कॉम्बैट करने के लिए जो है एंटी रोमियो स्क्वाड एस्टैब्लिश किया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेट ने ये एस्टैब्लिश किया था। Which of the following viruses associated with acute encephalitis outbreaks in India? इंडिया में acute encephalitis से रिलेटेड वायरस का मतलब किस वायरस का आउटब्रेक ज़्यादातर देखने मिलता है हमें? इन चारों में से चंद्रपुरा वायरस, डेंगू वायरस, नीपा वायरस और जिका वायरस। इन चारों में से कौन सा वायरस है जिसका जो है वो एसोसिएटेड है अक्यूट एंसेफेलाइटिस से? रीसेंट आउटब्रेक्स तो पढ़ लिया। Which of the following is true about 15th Financial Commission of India? 15th Financial Commission of India के को मद्देनज़र रखते हुए कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, इसमें बताने कौन से ट्रू है? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 of Indian Constitution. Its recommendations are binding on union state government. It recommends the use of population data for 1971 census only. It recommends creation of special disaster management fund for states. इन चारों में से कौन से statements जो है वो correct है वो आपको बताने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जन्मभूमि स्कीम? जन्मभूमि स्कीम पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, एनहांसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स FDI, प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड रूरल डेवलपमेंट, एनकरेजिंग टूरिज्म इन हेरिटेज साइट्स। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, आज के लिए जो है आज के टॉपिक्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत डीप डिस्कशन जो है वो हमने किया है। सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं वो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और प्रीलिम्स के तो प्रैक्टिस करके आपको बताना ही है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।